आज के समय में हर कोई 4-5 सेविंग अकाउंट रखता है। आप भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो तो जरा सा सावधान हो जाओ, क्योंकि सरकार नया टैक्स बिल लेके आ रही है। 1961 वाला जो टैक्स बिल था उसको यहाँ पे खत्म किया जा रहा है और नया टैक्स बिल 2025 में लागू किया जाएगा। ये ऑलरेडी पास हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ लागू होने की बात है। अब यहाँ पे इसको लागू होने से आपके जो यूपीआई आप करते हो ना, आज हर कोई मोबाइल में यूपीआई करता है। सेविंग अकाउंट में कई सारे आपके खाते हैं और उसमें कई सारे लोग अपने पैसे को जमा भी करते हैं और बहुत सारे लोग उसको लिमिट क्रॉस भी कर देते हैं। तो ये अगर अब आप लिमिट क्रॉस करते हो तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस भी आ सकती है। क्या क्या चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। देखिए, सेविंग अकाउंट का नियम बदल जाएगा, यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हो उसका नियम बदल जाएगा। अगर आप एफडी भी करते हो, आप एफडी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो ना, उसका भी नियम यहाँ पे बदल जाने वाला है। अगर आप लिमिट को क्रॉस कर देते हो तो हो सकता है इनकम टैक्स का नोटिस भी आपके पास आ जाए। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए ही वीडियो है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये वीडियो हमारे लिए नहीं है, सभी के लिए है, क्योंकि आप भी सेविंग अकाउंट आपके पास भी होगा, यूपीआई से लेन देन आप भी करते होगे, एफडी आप भी कराना चाहते होगे या फिर एफडी कराए भी होगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव भैया, और बहुत ही ध्यान से मैंने इस वीडियो को बनाया भी है, क्योंकि इनकम टैक्स का इतना पढ़ने का होता कोई पढ़ नहीं पाता, तो इसीलिए मैंने काफी रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक में कवर करने वाला हूँ। आपके पास सेविंग अकाउंट भी होगा, ठीक है। सेविंग अकाउंट अगर आपके पास है तो उसमें कितना ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर में कितना आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा क्या है, आप एक दिन में, ठीक है, एक दिन में आप कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितना आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और ये ट्रांजेक्शन सेविंग अकाउंट को लेकर है, कैश को लेकर है। तो अभी ऑनलाइन कितना ट्रांजेक्शन करते हो उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आप यूपीआई करते हैं या फिर ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, आप कितना ट्रांजेक्शन करते हैं इस पर भी हम बात करेंगे कि आप कितना पैसा ऑनलाइन ले दे सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मुंबई में कोई चाचा जी हैं बगल वाले और फोन करते हैं, अरे बेटवा तुम्हारे अकाउंट में 50,000 भेज देने, जैसे घर पे दे देना, बाबूजी मांगे हैं। और लोग खुशी खुशी कहते हैं ठीक है चाचा भेज दो, हम दे देंगे। तो ऐसा आपके चाचा जी अगर 4 बार कर दिए तो ये तुम्हारे अकाउंट में वैसे ही 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन दिखने लगा। तो ऐसे चीजों से बचिएगा, अभी आगे हम बात करते हैं। तो अगर आप यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो कितना कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। चौथी चीज क्या है, एफडी वगैरह कराते हो, ठीक है, अगर आप एफडी कराते हो तो उसकी क्या लिमिट है इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इन सब सारे पॉइंट को कवर करते हुए सारी चीजों को हम यहाँ पे बताएंगे आपको। तो उम्मीद भी करता हूँ कि वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और आपको पसंद भी आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। देखो, सबसे पहले हम बात क्या करते हैं भैया, सेविंग अकाउंट के ऊपर। हम सभी को पता है कि हर कोई बंदे के पास सेविंग अकाउंट है और कोई कोई तो भाई 4-5 सेविंग अकाउंट ओन करता है। जैसे मेरी बात कर लो तो मैं कम से कम, हमारे पास अभी 5 सेविंग अकाउंट है, ठीक है, 5 सेविंग अकाउंट हम ओन करते हैं। अब इस 5 सेविंग अकाउंट को हम मैनेज करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि भाई सेविंग अकाउंट का नियम जो बदला है, हर बैंक में अलग अलग पैसे अपने रख सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पे HDFC में अपना खाता खोल दिए, ठीक है, SBI में खोल दिए हैं, और यहाँ पे हम खोल देते हैं, मान लेते हैं कि ICICI में खोल देते हैं, या फिर हम खोल देते हैं यूनियन में, ठीक है, यूनियन में खोल देते हैं, या फिर एक PNB में, ठीक है। ये 5 बैंक में अपना 5 अकाउंट हम खोल देते हैं और पांचों में 10-10 लाख का ट्रांजेक्शन कर देंगे। भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके सारे बैंक में आपका ही पैन कार्ड लगा है ना, तो आपके ही पैन कार्ड से वो कैलकुलेट होगा, पैन कार्ड से ही कैलकुलेट होता है। और सारे अकाउंट को मिलाकर आपके पास 10 लाख रुपए से अगर अधिक ट्रांजेक्शन आप कर देते हो अपने सेविंग अकाउंट में, तो भैया आपका जो अकाउंट है, जो आप हैं, इनकम टैक्स की नज़र में आ सकते हैं। क्योंकि 10 लाख से ऊपर जो ट्रांजैक्शन होती है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मानी जाती है। और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को जो आपका बैंक है ये इनकम टैक्स को बता देता है, ठीक है, सिंपल भाषा में आप समझो। और 10 लाख से ऊपर आपकी लिमिट क्रॉस होती है तो बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देंगे और वहां से आपके पास नोटिस भी आ सकती है। ऐसी गलती बहुत सारे लोग करते हैं। और यूपीआई ट्रांजेक्शन बहुत सारे लोग करते हैं, एफडी बहुत सारे लोग करवाते हैं, 10 लाख से ऊपर की एफडी करवा लेते हैं, यूपीआई करते चले जाते हैं, 40,000 50,000 हर महीने की यूपीआई चल रही भैया, हर महीने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो वो सब सारी चीजें इनकम टैक्स की नजर में आ जाती है। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां जो कि आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, तभी
तभी आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। अगर आप स्किप करते जाओगे तो भाई वीडियो समझ में आएगी ही नहीं, तो स्किप मत कीजिएगा, सारी जानकारी को आराम आराम समझिएगा। ठीक है, अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, ये 10 लाख रुपए वाली जो लिमिट है, आप सोचते हो चलो भाई 10 लाख रुपए से ज्यादा हमने जमा कर दिया, अब क्या करें। आपने 10 लाख वाली लिमिट क्रॉस कर दिया तो आपके बैंक ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया। अब जब इनकम टैक्स के पास पहुंच गई जब आपकी जानकारी, तो दिखता है ससुराल तो 10 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा है, लगता है इसके पास बहुत सारा पैसा है, तो भाई वहां से आपके नाम पे नोटिस जारी हो सकता है। अब अगर नोटिस जारी हो जाता है तो बिना उसको आप एक्सप्लेन किए विद प्रूफ, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास पैसे आए कहां से, आपने कहां पे जमा किया, कितना पैसा कहां से कमाया, कितना पैसा कहां पे खर्चा किया, सारी चीजों को आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में दिखाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और विद डॉक्यूमेंट अगर आप क्लियरिफाई कर देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सारे डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, आप उसको क्लियरिफाई नहीं कर पाए, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको अनएक्सप्लेन करार दे देगा और उसके लिए आपको भारी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। देखिए रिसर्च के हिसाब से जो पेनल्टी आपको लग सकती है वो पेनल्टी लगभग 60% हो सकती है। ठीक है, 60% तक पेनल्टी हो सकती है। अब यहीं तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं रुकती है, 60% पेनल्टी तो लगाएगी ही लगाएगी, इसके ऊपर आपके 25% का सरचार्ज लगा देती है। 60% पेनाल्टी और 25% सरचार्ज लगा देती है। अब यहां से भी थमने वाले नहीं है भैया, इसके बाद कहती है कि भाई और 4% का सेस लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेस भी लगेगा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि हम लिमिट को क्रॉस ही क्यों करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास विद डॉक्यूमेंट सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप ITR फाइल नहीं करें तो आप डॉक्यूमेंट नहीं रखोगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं रखते हो तो भाई आप फंस सकते हो। यानी जितना अमाउंट आपने जमा किया भैया, 10 लाख रुपए आपने जमा किया, उस पर 90% अगर आपको पेनल्टी लग गई तो 9 लाख रुपए तो आपके वैसे ही गए, बचे आपके सिर्फ 1 लाख रुपए। तो बड़ा सोच समझ के आप आगे काम कीजिए। इसलिए जरूरी है कि जो नया टैक्स बिल आया है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए बहुत ज्यादा दिन भी नहीं बचा है, 4-5-6 दिन में ये टैक्स बिल लागू हो जाएगा। यानी 1 अप्रैल 2025 से, आज कितनी तारीख हो गई, 22 तारीख लगभग हो गई है, तो 1 तारीख से ये लागू हो जाएगा। ये तो हो गई भैया कैश डिपॉजिट वाली बात। अब कैश विड्रॉल वाली जो बात आती है तो आप इसको भी 10 लाख रुपए से ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते, यानी मोटी मोटा मिला के 10 लाख रुपए से आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो सेविंग अकाउंट में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारे जो ट्रांजेक्शन है आपके 4-5 अकाउंट को मिलाकर देखी जाएगी। यानी जो आप 4-5 अकाउंट में रखते हुए अपने पैसे को, किसी में 2 लाख रखे हो, किसी में 4 लाख रखे हो, किसी में 1 लाख रखे हो, किसी में 50,000 रखे हो, तो सारे अकाउंट में जितना भी पैसा आप रखे हो सारे को मिलाकर आपको देखा जाए कितना पैसा किस बैंक से आप निकाले हो। सारी चीजें आपके पैन कार्ड से लिंक होती हैं। अब पैन कार्ड से अगर लिंक भैया तो सारी डिटेल आपके निकल कर आ जाएंगे। अब ये तो हो गया भैया सेविंग अकाउंट वाली बात। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये हमसे पूछेंगे कि अगर हम करंट अकाउंट ओन करते हैं तो उसमें कितनी लिमिट है। करंट तो इसकी लिमिट 50 लाख रुपए तक कर देगी बढ़ाकर। ठीक है, 50 लाख रुपए तक आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और करंट अकाउंट रखता कौन है? जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करने वाला है, वो करंट अकाउंट रखता है, उसमें डेली लेन देन करता है। अब अगर एक बिजनेसमैन है, अगर अच्छा खासा वो लेन देन कर रहा है तो भाई ITR भी फाइल करता होगा, तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि सेविंग अकाउंट में तो बहुत सारे लोग इससे ज्यादा पैसा रखते हैं, जो बड़े बड़े आदमी हैं 2-4 करोड़ 5 करोड़ भी रखते हैं, तो उनको क्या होगा? देखो रखते सब, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होगा। अगर आप सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इनकम टैक्स आपको नोटिस जारी करेगा, आप उस पर अपील करोगे, आप उसका जवाब दोगे, आप जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास उसको सबमिट करोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे डॉक्यूमेंट अगर सही रहेंगे। लेकिन अगर आप कोई ITR वगैरह फाइल नहीं करते, डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं रखते, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 2 आता है, इसको हम समझेंगे कि एक दिन में भैया कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या होता है लाखों रुपए ट्रांजेक्शन कर देते हैं, 1 लाख रुपए निकाल, 1 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दिए। तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर भी एक लिमिट तय की गई है। जो लिमिट है 1 लाख रुपए तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, 1 लाख रुपए आप यहाँ पे निकाल सकते हो कैश, या 1 लाख रुपए जमा कर सकते हो। विशेष परिस्थिति में अगर बहुत सारी ज़्यादा ज़रूरत है आपको, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए तक आप कर सकते हो। 2 लाख रुपए आप विड्रॉल कर सकते हो, या 2 लाख रुपए आप डिपॉजिट कर सकते हो। यहीं पे जो मुझे कुछ रिसर्च के बाद पता चला है, हालांकि ये सही है कि नहीं सही है, मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी इस पर नहीं मिल पाई। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, जो सीनियर सिटीजन है, ये 5 लाख रुपए तक उनकी लास्ट लिमिट है। 5 लाख रुपए तक एक दिन में ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है तो आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी जानकारी अच्छी तरीके से मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों तीसरी चीज आती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो भैया, UPI वगैरह करते हो, पेटीएम करो, गूगल पे करो, सारी चीज जो आप कर रहे हो,
उसकी लिमिट कितनी है, क्योंकि वो तो अनलिमिटेड हो जाता है भैया। 40,000 50,000 कब अकाउंट से क्रॉस हो जा रहा है पता ही नहीं लग रहा है। तो ये यूपीआई वाले जो ऑनलाइन वाली लिमिट ये कितना है, तो अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, ठीक है, यूपीआई जो कि बड़ा आसान हो गया आजकल पेमेंट करना, तो 1,00,000 रुपए एक दिन में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो पर डे के हिसाब से, ठीक है। 1,00,000 रुपए एक दिन में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, एनईएफटी, ठीक है। एनईएफटी अगर आप करते हो, डी हो गया एनईएफटी, अरे यार एफ हो गया, सॉरी। एनईएफटी अगर आप करते हो तो इसकी कोई ऊपर लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई अपर लिमिट नहीं है। आप एनईएफटी कर सकते हो जितना भी आप करना चाहो। अगर अपने पैसे को आप आरटीजीएस कर रहे हो, आरटीजीएस अगर आप कर रहे हो तो आप मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 2 लाख से स्टार्ट है, मिनिमम 2 लाख, और मैक्स जितना भी आप करना चाहो उतना आरटीजीएस से आप कर सकते हो। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। तीसरी चीज़ क्या है, आईएमपीएस, ठीक है, आईएमपीएस। इसमें आप 1 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक, ठीक है, 5 लाख रुपए तक आप भेज सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर यहाँ तक वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, तो क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, एफडी वाली बात, कि अगर हम एफडी कराते हैं तो कितने की एफडी करा सकते हैं, और कितना की एफडी अगर ज़्यादा होती है, लिमिट क्रॉस होती है, तो हमें इनकम टैक्स की नोटिस भी आ सकती है। इसको हम समझते हैं। देखो, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप एफडी करना चाहते हो, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप एफडी करना चाहते हो तो आप 10 लाख रुपए तक कैश में जमा करके एफडी कर सकते हो। आपके पास कैश पड़ा है, आप ले जा रहे हो, पोस्ट ऑफिस में एफडी कर रहे हो, चाहे आप बैंक में कर रहे हो, आप जाके वहाँ पे 10 लाख रुपए तक एफडी कर सकते हो। ये एफडी सारे अकाउंट को मिलाकर मानी जाएगी, चाहे पोस्ट ऑफिस में कर रहे हो, चाहे आप अलग अलग बैंक में 1-1 लाख रुपए की एफडी कर रहे हो, तो आप यहाँ पे 10 लाख रुपए तक एफडी कर सकते हो 1 साल में, जो लोग आईटीआर फिल नहीं करते, ठीक है। अगर आप आईटीआर फिल नहीं कर रहे हैं तो आप 10 लाख मैक्स टू मैक्स एफडी कर सकते हो। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट में पैसा ऑलरेडी पड़ा है, सेविंग अकाउंट में अगर आपके पास पैसे हैं, तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड जितना आप चाहो उतना एफडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे दिखा पाओगे भाई मैंने पैसा क्यों जमा किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया कि 10 लाख रुपए से आप सेविंग अकाउंट में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप इन्वेस्ट किए हो 10 लाख रुपए, मतलब रखे हो वहाँ पे सेविंग अकाउंट में, तो भाई आपके पास उसका रिकॉर्ड भी होगा, तो आप एफडी भी कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है जो रेगुलर बेस पे आईटीआर फिल करते हैं, ठीक है। अगर आप आईटीआर फिल कर रहे हो, आईटीआर फिल करने वाले के लिए कोई लिमिट नहीं भैया। आईटीआर आप फिल कर रहे हो, सरकार को बता रहे हो भाई मेरे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जितना भी आप एफडी करना चाहो। लेकिन जो लोग आईटीआर फिल नहीं कर रहे हैं उनके लिए जरूरी सोचना है कि 10 लाख रुपए से ज्यादा आप एफडी नहीं कर पाओगे। सो ये रही कुछ जानकारी जो नया इनकम टैक्स बिल आने वाला है, 2025 में लागू हो जाएगा, जो पास हो चुका है। तो आपने बड़े ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आया हो तो दोबारा से वीडियो को देखिएगा, ताकि आप ऐसी मिस्टेक ना करें, क्योंकि आपको पता है कि इनकम टैक्स वाले किसी को भी नहीं छोड़ते भैया। 90% तक आपको टैक्स जो पेनल्टी लग सकती है, तो आप बड़े ध्यान से सारी चीजों को समझिएगा। अगर आप यूपीआई भी करते हो, अगर आप सेविंग अकाउंट पैसे भी रखते हो, हर कोई पैसा रखता है सेविंग अकाउंट में, तो किसी के पैसे को अपने अकाउंट में मंगाने से पहले 10 बार सोचिएगा कि हो सकता है मेरे भी 8-10 लाख रुपए आए कहीं से, तो वो भी ट्रांजेक्शन ऊपर ना जाए हमारी एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने 5 लाख मंगाया, 5 लाख जिसमें निकाल ली तो हमारी जीरो हो गई। नहीं, काउंट हुई भैया, काउंट हुई कि 5 लाख रुपए आया और 5 लाख रुपए इसमें से निकला, तो ट्रांजेक्शन काउंट होता है। तो बड़ा सोच समझ के आप दूसरे का पैसा आप मंगाइएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि ताऊ जी भेज दिए हैं हमारे अकाउंट में, तो निकाल के हम दे देंगे घर वालों को, तो क्या होगा, आपका पैन नंबर जुड़ा है ना, तो अकाउंट होगा कि आपने कितना पैसा मंगाया है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आप वीडियो जानना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट है, आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।